प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है या किस तरह एक साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है, ये प्रश्न है। दिए गए ऑप्शन है और कम काम करने में, किसी व्यक्ति को कम काम करने में सहायता कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तीसरा ऑप्शन है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। और चौथा ऑप्शन है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। किस प्रकार साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। आप कम बल का प्रयोग कर किसी यंत्र की सहायता से उतनी ही मात्रा में काम कर सकते हैं। इस तरह ये साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, ठीक है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये एक तराजू पर खड़ा है, एक हाईली सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि ये सांस अंदर लेता है, ठीक है, तो इसकी रीडिंग में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। क्या रीडिंग बढ़ेगा या घटेगा या रीडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बहुत ही सरल है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि जो वायु वह व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसका कुछ न कुछ भार होगा, ठीक है। जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे कुछ न कुछ भार होगा उस वायु का जो वो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। और ये हाईली सेंसिटिव तराजू है तो ये उस भार को, चाहे वह 1 ही ग्राम क्यों ना हो, रीड करेगा। इस तरह उस मशीन में जो रीडिंग है वो बढ़ेगी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने अर्थात इनहेल में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजन होता है, ठीक है। 1 लीटर वायु का वजन 1.225 ग्राम होता है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.22 ग्राम बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वायु का वजन इतना होता है। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज की जाएगी। 1 लीटर वायु अंदर खींचेगा तो उसका वजन तो बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका घनत्व, डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, ठीक है, कौन सी राशि वेक्टर नहीं है पूछा है। ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयतन सदिश राशि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। दिशा भी चाहिए और उसे परिमाण भी चाहिए, ऐसी राशियां सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। जैसे
बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं। ये जो बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ये सभी सदिश राशियां हैं। इसमें किसी वस्तु में परिमाण के साथ उसमें दिशा भी है, ठीक है। जैसे बल, बल में द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, बल का फार्मूला। तो इसमें जो बल है उसमें क्या होगा, दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। और यदि हम अदिश राशि की बात करें, आयतन एक ऐसी राशि है जो अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। इसमें क्या नहीं होता, इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है, दिशा नहीं होता आयतन में। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। दिए गए ऑप्शन है समय, विस्थापन, चाल, दूरी। इसका आंसर है विस्थापन एक क्या ऐसी राशि है, सदिश राशि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, जबकि समय, चाल और दूरी अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो सदिश राशि कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन ए गति। गति किससे संबंधित है, चाल से ही संबंधित है ना। तो चाल एक अदिश राशि है तो गति भी क्या होगा, एक अदिश राशि है। वेग, बल, आघूर्ण अर्थात टॉर और विस्थापन ये सभी सदिश राशियां हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमसे सदिश राशि नहीं है पूछा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, उदाहरण में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वे अदिश राशियां होती हैं। इनके उदाहरण है आयतन, दाब, चाल, दूरी। आयतन है, दाब है, चाल है, दूरी है, ये सभी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सदिश और अदिश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। क्या ऐसी राशि है, अदिश राशि पूछा है। बल, दाब, वेग, त्वरण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सी राशि अदिश राशि है, इसका आंसर है ऑप्शन बी दाब। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। क्या राशि, सदिश राशि। संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा और कार्य ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशि है। जितना अदिश और सदिश के एग्जाम्पल ऑप्शन में मिल रहे हैं उसे एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन में अदिश और सदिश राशियां मिल रही है ये हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। यदि हम संवेग के फार्मूला पर जाएं तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग, और इसमें बोल रहा है वेग के अनुपात करने के लिए, और वेग का अनुपात करेंगे तो वेग नीचे का वेग और ऊपर का वेग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्रव्यमान। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किसी वस्तु का संवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है अर्थात बल के फार्मूला के बारे में पूछा है डायरेक्ट। बल क्या होता है, F इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण बल होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण को क्या कहते हैं, बल कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये बल की परिभाषा क्या है, वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के आयतन वॉल्यूम की बात की जा रही है और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, इन दोनों की संख्याएं क्या हो, समान हो बोल रहा है, तो उस घन के किनारे की लंबाई, तो उस घन के किनारे, ये घन है, इसके किनारे की लंबाई की माप की इकाई में क्या होगी, अर्थात घन के किनारे की लंबाई क्या होगी पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम, जिसने घन और घनाभ पढ़ा है वो ये जानता है घन में 6 किनारे होते हैं। ठीक है, यदि हम इसके आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या को समान माने, ठीक है, यदि हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समान मान लेते हैं, अर्थात 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, इस तरह, और ये 6 किनारे होते हैं तो इसे 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम इसका मान सभी 1 रखें तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें 1 रखें तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो इसका मान 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई क्या होगी, 6 होगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नीचे यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, भगवान जी ने कैसे बनाया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा बनता है और खत्म होता है बोला गया है। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन होता है, केवल ऊर्जा बनता है बोला गया है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ये आशय है ऊर्जा संरक्षण का। ये ऊर्जा संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन हो सकता है। अर्थात एक गैसीय ऊर्जा है वह एक रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, या एक सौर ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रकार एक ऊर्जा दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, उसका विनाश नहीं हो सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता है, केवल ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित कर सकती है। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो ऊर्जा उपयोग किया जा रहा है वो अधिकांश ऐसी ऊर्जा हैं जो सौर ऊर्जा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ है पूछा गया है। पहला है ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो लगभग सूर्य से निर्मित हुआ है, इस प्रकार की ऊर्जा मान सकते हैं। बायोमास ऊर्जा है, बायोमास पेड़ पौधे से जो प्राप्त हो रहा है वो उस ऊर्जा को कह सकते हैं, तो ये भी सूर्य से इनडायरेक्टली प्राप्त ऊर्जा है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सूर्य से व्युत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जो जमीन के अंदर से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस प्रकार की ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, और नाभिकीय ऊर्जा एटम के रिएक्शन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सही होना चाहिए। अगर एक ही चुनने को बोले तो ये नाभिकीय ऊर्जा बेस्ट आंसर है। एटम के रिएक्शन से जो फ्यूजन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह ऊर्जा किसी भी तरीके से सूर्य से प्राप्त
या व्युत्पन्न ऊर्जा नहीं हो सकती। भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार से ज्वालामुखी की जो ऊर्जा है उस तरीके की ऊर्जा को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन ए और बी दोनों हैं तो इसका आंसर दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन में केवल एक चुनने के लिए बोल रहा है तो इसका आंसर नाभिकीय ऊर्जा होना चाहिए। इसकी व्याख्या में क्या दिया है, भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होती है। नाभिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होती है बोल रहा है भूतापीय ऊर्जा को। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक अर्थात एटॉमिक न्यूक्लियर द्वारा मुक्त रिलीज होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों या यथा जैसे फिजन और फ्यूजन, फिजन को विखंडन और फ्यूजन को संलयन कहते हैं, द्वारा उत्पादित हो सकती है। इसलिए ये जो भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा को सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा के अंतर्गत रखा है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। बहती हुई हवा वाइंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युतीय या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति अर्थात विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति या वायु ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है पूछ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वायु ऊर्जा जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा ही आगे चलकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण और यंत्र दिया है। उष्मा से वैद्युत के बारे में पूछा है। उष्मा से वैद्युत एक ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में सोलर सेल कन्वर्ट करता है। वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा, ये तो लाउड स्पीकर प्रयोग कन्वर्ट करता है, सभी के घरों में लगभग होगा। द्रव्यमान से ऊष्मा ये किस में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो द्रव्यमान ऊर्जा है उसे ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे लावा का उदाहरण ले लो। ठीक है, लावा एक ऐसा है द्रव्य जैसा पदार्थ है, उसमें कौन सी ऊष्मा होती है, ऊष्मा होती है। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ये ऑप्शन यहाँ पर है। कार ब्रेकिंग में तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा दहन ईंधन। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, दहन से कैसे प्रकाश भी उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ को जलाते हैं, और उससे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, दहन करने से, जलाने से, या ईंधन दहन को जलाने से। ठीक है, इस प्रकार ऊष्मा से वैद्युत में रूपांतरण कौन करता है, सोलर सेल करता है। वैद्युत से ध्वनि में रूपांतरण लाउड स्पीकर करता है। द्रव्यमान से ऊष्मा में रूपांतरण नाभिकीय रिएक्टर करता है। और ईंधन दहन रासायनिक पदार्थ को या फिर एक कच्चे मैटर को ऊष्मा और प्रकाश दोनों में कन्वर्ट करता है ईंधन दहन। इस तरह इसका मिलान है। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। गति को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शन है गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, टॉलमी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया है। गैलीलियो के बारे में बात करें, गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को, और गति में से किसको परिभाषित किया है, रेखीय गति को गैलीलियो ने परिभाषित किया है। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, स्पीड कहते हैं।
अर्थात प्रति इकाई समय कहने का मतलब है 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करता है उसे ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों अर्थात पिंडों का कहने का मतलब है दो वस्तु, पिंड, ग्रह, उपग्रह इत्यादि की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया है? रेखीय गति का नियम गैलीलियो ने प्रतिपादित किया है। पिंड कहने का मतलब है ग्रह, उपग्रह या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, से संबंधित गति के बारे में बात करेंगे हम पिंड की गति की जब बात होगी तब। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। इसका आंसर तो सभी जानते होंगे। न्यूटन की गति का पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर हम जड़त्व के नियम के बारे में बात करें, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्य व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। अर्थात जो वस्तु जिस अवस्था में है, या यदि वह गतिशील अवस्था में है या वह स्थिर अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वह अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, यह है न्यूटन के फर्स्ट नियम, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। जब ये ट्रेन एक मान के चलते हैं, ठीक है, ये ट्रेन मान के चलते हैं, एक व्यक्ति बैठा है यहाँ, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, ट्रेन चलना स्टार्ट होता है तब इसका जो पैर है वो ट्रेन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये ट्रेन चलना चालू होता है तो इसका पैर तो गतिशील हो जाता है क्योंकि इसके सीट के साथ लगा हुआ है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थिर रहता है। इस वजह से ट्रेन के आगे चलने से इसका शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसे ही स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या में क्या दिया है? यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान मतलब स्थिर विज्ञान के बारे में बात की जा रही है। यह किससे संबंधित है? स्थिरता के बारे में बात हो रही है, तो यह विराम से संबंधित होगा। गति का तो बात ही नहीं आएगा। मानसिक तो टॉपिक से बाहर हो गया। आंकड़ों का अध्ययन, ये भी आंकड़ों का अध्ययन नहीं आएगा। अगर ये स्टैटिक होता तब हो सकता था। तो इसका आंसर हो गया स्थित विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अर्थात कह रहा है एक घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति यदि सीटी बजाएगा तो अपने आप को वह गति में ला सकता है, बोल रहा है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। ये सही है। ठीक है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, ये सही है। लेकिन ये कारण, ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
ठीक है, ये बोल रहा है कि सीटी बजाकर अपने आप को गतिशील अवस्था में ला सकता है, बोल रहा है। अगर यह सतह पूर्णतः घर्षणहीन है, एक भी शून्य घर्षण है, ठीक है, तो वह सीटी बजाकर अपने आप को खिसका तो सकता ही है, ठीक है, घर्षण नहीं है, मतलब एकदम फ्लैट सतह पर है, उसकी बात हो रही है। तो सीटी बजाने से अपने आप को गति अवस्था में ला सकता है, बोल रहा है। हाँ, ला सकते हैं, क्योंकि सीटी बजाने से वो जिस दिशा में सीटी बजाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, अगर इस दिशा में सीटी बजाकर हवा आगे की ओर प्रेषित करेगा तो यह पीछे की ओर गति करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ घर्षण नहीं है, तो हवा आगे जाएगा तो इसका प्रतिक्रिया बल पीछे लगेगा और ये पीछे की ओर खिसकना चालू कर देगा, ठीक है। इस प्रकार ये भी सही कथन सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, कथन आर की व्याख्या कर रहा है, ए गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और देख लेते हैं क्या दिया है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है, नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। ए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।